दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ में। देखिए दोस्तों, आज के दिन मार्केट में हाहाकार मचता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी की बात करें तो 1% के साथ में नीचे 225 पॉइंट्स की गिरावट है। 24,800 की रेंज में निफ्टी अब आ चुका है। टेक्निकली चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है। निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, 1% का ड्रॉप है। मिड कैप भी गिर चुका है 1.5% के साथ में। स्मॉल कैप 2% की मंदी दिखा चुका है। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को देखें तो हर कुछ आज लाल निशान में आके बंद हो चुका है। फार्मा प्लस में था, बाकी सब कुछ नीचे है। फाइनेंस, एफएमसीजी, बैंक, आईटी सब कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। अब देखिए, इन्वेस्टर्स की वेल्थ भी काफ़ी टूटी है। पिछले 2 दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट पोर्टफोलियो में भी आपको दिखाई दी होगी, और साथ में आप देख सकते हैं इंडेक्स में भी काफ़ी बड़ी पिटाई देखने को मिली है। 2 दिन में 9 लाख करोड़ रुपीस साफ हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के। और आज के दिन की बात करें ना, तो आज के दिन 6.5 लाख करोड़ रुपीस साफ हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के। बीएससी के जो भी लिस्टेड कंपनीज है, मार्केट कैप है अभी के समय 451 यानी 451 लाख करोड़ का। और कुछ दिन पहले दोस्तों ये 460 लाख करोड़ का था। तो सीधे यहाँ से 9-10 लाख करोड़ रुपीस गायब हो चुके हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी पिटाई देखने को मिली है ना, परसेंटेज बेसिस में, तो बड़ी पिटाई का मतलब है आपके पास में बड़ी रिस्की कंपनीज है, हाई ग्रोथ कंपनीज है, तो पिटेगी ज़्यादा। लेकिन जब चलने का टाइम आएगा तो चलने में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपने कंपैरिजन करके देखा होगा डाउ जोन्स और नेस्डे का। डाउ जोन्स कम गिरता है, कम चलता है डिफेंसिव कंपनीज की वजह से, और नेस्डे के अंदर काफ़ी अग्रेसिव कंपनीज है तो वो ज़्यादा गिरता है और ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है पोर्टफोलियो के अंदर। तो अभी के समय जो रिस्क फैक्टर है ना, वो एक्टिवेट हो चुका है मार्केट में, और पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है अगर इसी तरह के फैक्टर्स कायम रहेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रीज़न ये है कि डिले हो चुका है इंडिया और यूएस ट्रेड डील के अंदर। अब कल हमने बातचीत की थी इंडिया और यूके की ट्रेड डील को लेकर। अब देखो, वो तो मार्केट ने देखा ही नहीं। उसकी जो भी कंपनीज हैं, मतलब जिन भी सेक्टर्स को फायदा होगा, तेजी मंदी कुछ नहीं बनी, सीधी गिरावट हमने देखी। पहली चीज़ तो देखिए ये हुआ कि वहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, तो ये भी इन्वेस्टर्स को लगता है कि यूके को फ़ायदा भी है, यूके को नुकसान भी है, इंडिया को भी फ़ायदा है और इंडिया को नुकसान भी है। अब जो भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। सेकंड दोस्तों, डिले हो चुका है इंडिया और यूएस के डील के अंदर। अब इंडिया और यूके की डील इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया और यूएस की डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया और यूके में डील हो चुकी है, बिल्कुल शांति से निकली ये डील, एकदम से इन्फॉर्मेशन आई। लेकिन इंडिया और यूएस के बीच में इतनी बातचीत अभी चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कंक्लूजन देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि नेगोशिएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, दोनों पार्टी अग्री नहीं कर रही है। कभी इंडिया से कोई यूएस जा रहा है, कभी यूएस से कोई इंडिया आ रहा है, लेकिन कोई भी डील देखने को नहीं मिल पा रही। साथ में आप देखोगे ना, तो यूएस ने काफ़ी सारी डील को साइन किया है काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ के साथ में। एशिया के अंदर इंडिया भी आता है, लेकिन जापान के साथ में डील साइन हो चुकी है। काफ़ी बड़ी डील थी, हमने देखा था कल परसों की न्यूज़ के अंदर। फिलीपींस के साथ में डील साइन हो चुकी है, इंडोनेशिया आप देख सकते हैं, वियतनाम आप देख सकते हैं, लेकिन इंडिया के साथ में अभी तक ऐसे कोई भी डील साइन नहीं हुई है। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिवली रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। हो सकता है यूएस पेनल्टी वगैरह कुछ लगा दे, क्योंकि इतना डिले यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी के समय प्ले हो रहा है। साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हर्डल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डील क्यों साइन नहीं हो पा रही है। क्योंकि यूएस डिमांड कर रहा है ज़्यादा एक्सेस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर, जिसमें डेयरी भी आ जाता है। और ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इंडिया में हमारी जो कंपनीज है या जो फार्मर्स हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए कंट्री यानी इंडिया उस डील को अग्री नहीं कर रहा है। क्योंकि फार्मर के पास में इनकम नहीं होगी, सारा माल अगर बाहर से आएगा तो इंडिया का माल कम बिकेगा, और ऑब्वियस यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस रीज़न की वजह से इंडिया अभी तक डील साइन नहीं कर पाया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक बात की है, पॉजिटिव बात की है, और बोला जा चुका है कि फैंटास्टिक प्रोग्रेस अभी के समय चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मार्केट ने इसको नहीं सुना, इसको नहीं देखा। यहाँ पे मार्केट ने अपना जो भी करना था मार्केट ने वो अभी किया है। आगे चलते दोस्तों, सेकंड जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो अभी देखने को मिल रहा है। तो ये तो चलो एक टेक्निकल रीज़न है कि पैसे निकलेंगे तो पैसे टूटेंगे। ऑब्वियस एफआई का पैसा निकलता है तो पैसे टूटते हैं, लेकिन एफआई के पैसे क्यों निकल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एफआई के पैसे निकलने के पीछे का रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ बी के फर्स्ट पॉइंट में। आगे भी जो भी पॉइंट होगा उसकी वजह से भी एफआई के पैसे निकले हैं। अब देखिए कितना माल बेचा है कैश के सेगमेंट के अंदर अभी तक जुलाई के अंदर। कितना माल बेचा, 28,528 करोड़ रुपीस का माल बेचा। और पिछले 4 दिन की बात करें ना, तो एफपीआईस ने 11,000 करोड़ रुपीस निकाल लिए हैं। अब देखो आईटी में काफ़ी बड़ी पिटाई चल रही है अभी, आईटी से बहुत पैसे निकाल रहा है एफआईस।
और डेटा मैंने आपको दिया था कहाँ से पैसे निकल रहे हैं, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं। हो सकता है आपने वीडियो को देखा हो, नहीं देखा हो तो थंबनेल आप देख लेना, उसमें एफआई का सेक्टर रोटेशन ये ऐसा कुछ मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं। तो आईटी में काफ़ी बड़ी पिटाई अभी चल रही है, क्योंकि आईटी में काफ़ी अच्छे पैसे निकल रहे हैं। सेकंड आप देखोगे ना, तो Q1 के रिजल्ट इतने कुछ खास खुश नहीं कर पा रहे मार्केट को। आईटी कंपनीज ने मेजरली हिट लिया है अपने ऊपर, नंबर्स अच्छे नहीं देखे। फाइनेंस ने भी अच्छे कुछ खास नंबर्स नहीं दे पाए। बजाज फाइनेंस भी आज क्रैश हो चुका है। रीज़न क्या है उसके पीछे का चेक करते हैं। तो आईटी फाइनेंस ये दो ही तो पिलर है मार्केट के। कंज्यूमर भी आप लेके चल सकते हैं, वो भी कुछ खास नहीं है। नेस्ले भी क्रैश कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी है। साथ में मैनेजमेंट कमेंट्री भी कुछ खास देखने को नहीं मिल पा रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ख़राब नंबर्स सभी कंपनीज ने नहीं दिए, लेकिन बहुत ही अच्छे नंबर्स भी कंपनीज ने नहीं दिए हैं। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। जब भी मार्केट गिरेगा तो ये आप पॉइंट देखोगे इंडिया है दोस्तों, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हम बोल सकते हैं। जो टॉप जो कंट्रीज होती है उसके अंदर तो वैल्यूएशन तो ज़्यादा देनी पड़ेगी मार्केट को। तो ये भी एक रीज़न यहाँ पे मेंशन करता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकल फैक्टर 25,000 को निफ्टी ने तोड़ दिया है। सपोर्ट को कैसे देखते हैं मैं आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ पे एक बार मैं आपको और बताने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ड्रॉप देखने को मिला है स्मॉल कैप कंपनीज में देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सी कंपनीज हैं, इनमें से आप चाहे तो नेम लिख सकते हैं कंपनी के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिनके पास भी है आपके ही साथ वही कंपनी हो सकता है वो आपके कमेंट के ऊपर रिप्लाई करे। दोनों की जो भी रिसर्च है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। देखो आईएक्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। 30% ही गिर चुका है। ये एक हफ्ते का फॉल है, एक हफ्ते में 30% नीचे। ये कंपनी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास में होगी, ये भी अभी काफ़ी चर्चा में है। कुछ कमेंट्स भी मैंने इसको लेकर देखे थे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 11% के साथ में नीचे एक हफ्ते में। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई से गिरावट को देखूँ तो मोर देन 50% ये नीचे आ चुका है। देखो सिंपल सा फंडा है, आप क्या कर सकते हैं, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट आप देख सकते हैं। उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि चार्ट के स्टार्टिंग में कंपनी का स्टॉक 80% गिरा था, उसके बाद में तेजी। 2021 की अगर आप गिरावट देखोगे ना, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर कोविड, तो वो भी 50% की आपको दिखेगी। तो इतनी गिरावट नॉर्मल होती है इन कंपनीज में, क्योंकि ये बेसिक नेचर होता है इन कंपनीज के प्रॉफिट के फ्लक्चुएट होने का, अप्स एंड डाउन्स का। तो ये सब चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में आती है, ऐसी कंपनीज को कम पैसे देते हैं। रिलायंस पावर ये भी नीचे है एक हफ्ते में 11%। पूना वाला फिनकॉप भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। के फिनटेक ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो में चर्चा भी इसके ऊपर होगी। साथ में 5 स्टार बिजनेस ये भी एक हफ्ते में 6% के आसपास नीचे आ चुका है। बिरला सॉफ्ट, मतलब मैक्सिमम जो कंपनीज है आपको टैग देखने को मिल जाएगी। कुछ कुछ फाइनेंस कंपनीज पे आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं। अब देखो अभी हम अगर डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखें कि चलो ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि मार्केट के अंदर जो ग्लोबल प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है, डाउ जोन्स के फ्यूचर भी गिरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, डाउ जोन्स का फ्यूचर तो प्लस में है, 28 पॉइंट्स की तेजी है। तो इंडिया को लेकर ही ये दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, और इसी वजह से एफआईज पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से देखना था वो मैं आपको सिखा चुका था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस के पॉइंट है। सपोर्ट के लिए हम बेस बना के चलते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, उसके बाद में तेजी बनी, तो अगेन उसी लाइन को एक्सटेंड करके सपोर्ट की लाइन खींची जा सकती है, ठीक है। सिखाने के हिसाब से कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप खरीदो बेचो, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में देखिए अगले सपोर्ट के लिए हमको बेस देखना पड़ेगा, जो कि ये बेस यहाँ पे बने हैं, 4-5 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और उस हिसाब से हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी सपोर्ट खुले हुए नीचे, 2 सपोर्ट यहाँ पे ओपन है। देखते हैं मंडे को किस तरह का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों जब भी फ्राइडे होता है ना और अनसर्टेनिटी होती है मार्केट के अंदर, तो पैसे निकाल के जाते हैं फॉरेनर्स, क्योंकि 2 दिन के अंदर कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। मार्केट तो बंद है लेकिन दुनिया तो ओपन है। ट्रेड डील को लेकर कुछ न्यूज़ आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो, या फिर कुछ और न्यूज़ आ जाए, तो जब भी मार्केट अनसर्टेनिटी में होता है, नेगेटिवली थोड़ा सा सेंटिमेंट होता है, मार्केट का ट्रेंड वीक होता है, तो फ्राइडे के दिन आप नॉर्मली देख लेना पोजीशंस को हल्की करके जाते हैं, ओवरनाइट पोजीशन लेके नहीं जाते। तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर आज एक प्रेशर देखने को मिला है। अब देखिए स्टॉक्स पे आते हैं। बजाज फाइनेंस काफ़ी ख़राब परफॉर्म, 5% के आसपास का क्रैश है, 46 पॉइंट्स रुपीज़ की गिरावट इसमें देखने को मिली है। स्टार्टिंग से दोस्तों ये वीक था, मतलब गैप डाउन ओपनिंग है, कोई भी रिकवरी इसमें देखने को नहीं मिली है। 34 का पी रेशियो है। और नंबर्स कैसे थे इसके, 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखो दोस्तों नंबर्स ओके थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, जीपी मॉर्गन ने सबसे पहले इसको डाउनग्रेड किया, ठीक है। उस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे गिर चुका है। इसका रीज़न ये है कि वार्निंग दी है अपकमिंग स्ट्रेस मतलब नंबर्स खराब आना, एयूएम अच्छी ग्रोथ ना देना, प्रॉफिट के मार्जिन का डेंट होना,
ये सब चीज़ें स्ट्रेस में आ जाती हैं और इसके अंदर भी इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी स्ट्रेस मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि जो मैंने आपको कल बताया था कमेंट्री के अंदर नेगेटिव पॉइंट, कि वीकनेस देखने को मिली है एमएसएमई बिजनेस के अंदर, एसेट क्वालिटी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एनपीए भी बढ़ रहे हैं और लोन ग्रोथ भी ये नहीं करेंगे, कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पैसे डूबते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोन नहीं दिए जाते हैं। तो ये एक वीकनेस का सिग्नल है। साथ में दोस्तों वीकनेस और बताइए कंपनी ने कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर लोन्स, उसके अंदर भी वीकनेस है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगले साल की जो एस्टिमेट है वो थोड़ी सी कम है बजाज फाइनेंस की तरफ से, और उसकी वजह से री रेटिंग हो सकती है नेगेटिवली, और इसी वजह से यहाँ पे इसको बिकवाली करने की कॉल दी है, या फिर हमने इसको, या बिकवाली करने की कॉल ही हम इसको बोल सकते हैं, यानी वीकनेस की कॉल यहाँ पे गिवन है। अर्निंग कॉल के अंदर भी दोस्तों बजाज फाइनेंस ने बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेस रहेगा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर और एमएसएमई सेगमेंट के अंदर, और जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी स्लो होगा इस फाइनेंशियल ईयर। ये आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इज लाइकली टू बी स्लो दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कॉन कॉल के अंदर हमने सुना, मतलब हमने देखा यहाँ पे, और जो कॉन कॉल के अंदर बोला जा चुका है। तो इस वजह से काफ़ी ब्रोकर ने इसको बेचने की रेटिंग दी है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यूबीएस ने सेल करने की रेटिंग दे दी है 750 के टारगेट के साथ में, और काफ़ी नीचे के टारगेट यहाँ पे सेट किए हैं इस कंपनी के स्टॉक को लेकर। और ये बोला जा चुका है कि एक तो यहाँ पे स्ट्रेस है, सेकंड राजीव जैन जो मतलब कंपनी के काफ़ी प्रमुख हैं, इनका भी टेन्योर अभी एंड होने वाला है 2028 में, तो उसके बाद में कौन आएगा वो भी एक अनसर्टेनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अनाउंस करेंगे कि कौन आएगा इनके बाद में, कौन सक्सेसर होगा, तो वो भी देखते हैं किन का नाम यहाँ पे ये लेते हैं। सो स्टॉक के प्राइस की बात करें तो एक ब्रेकआउट इसने दिया था मल्टी ईयर का, उसके बाद में स्लोली ऊपर जा रहा था, मतलब ये जो रेंज आप देखोगे ये अब ट्रेंड की है लेकिन बहुत ही स्लो है, और उसके सपोर्ट पर अभी स्टॉक, यानी सपोर्ट के आसपास स्टॉक अभी के समय आ चुका है। तो अभी जो पैटर्न बन रहा है ना, मतलब इस तरह के जो भी पैटर्न बनते हैं उसमें आप इस तरह की लाइन को ड्रॉ करके एक पैटर्न बना सकते हैं। तो ये जस्ट एक सीखने के हिसाब से मैंने आपको बताया है। आगे चलते दोस्तों, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, इसके भी नंबर्स ओके थे बट ये भी क्रैश हो चुका है 8% के साथ में। इसमें क्या रीज़न बन गया उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी है, मतलब जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी है उसके अंदर हरिओम पाइप और वीनस पाइप भी है। तो एक लार्ज कैप कंपनी की ऐसी पिटाई हो गई जिसमें 8% स्टॉक क्रैश हो गया। नो डाउट इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है लेकिन क्रेडिबिलिटी भी ज़्यादा है, तो छोटी कंपनीज को देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि Q1 के नंबर्स अच्छे थे, उसके बाद भी क्यों कंपनी का स्टॉक फिसल गया। तो रीज़न दोस्तों मेंशन कर रखा है कि जो भी की मैट्रिक्स है, यानी जो भी इसके की मैट्रिक्स है, जो भी मेन एरियाज है ना, उसके अंदर क्यून के बेसिस में डिक्लाइन देखने को मिली है। चलो ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेशन में आ जाता है, आगे चलते हैं। बड़ी बात दोस्तों ये है कि इन्होंने भी अपनी गाइडेंस को डाउनग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हैं मैनेजमेंट रिवाइज कर दिया वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस डाउनवर्ड, ये 10 to 15% की रहेगी, 15 to 20% पहले थी, तो सीधा घटा के यहाँ पे 5% नीचे कर दिया है, तो 5% घटा दिया है, और उसी की वजह से ये ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, जब भी इस तरह की गाइडेंस आती है, वीकनेस आती है गाइडेंस के अंदर, तो ऑब्वियसली फिर वो स्टॉक टूटता है और रिएक्शन नेगेटिव उसमें हो जाता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है कंपनी के स्टॉक में। जब भी स्टॉक अपने सपोर्ट को इस तरह से तोड़ता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। सपोर्ट कैसे पता चलता है, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद में वो रेसिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन इसमें हो चुका है। अगली कंपनी पे आते हैं केफिनटेक, यहाँ पे 6% का ड्रॉप देखने को मिला है, और इसके भी नंबर्स कल के दिन थे, नंबर्स अच्छे नहीं थे, 10 to 15% की ओनली ग्रोथ थी, 60 का पी रेशो है। अब इसमें भी देखो जो खेल है ना वो कमेंट्री का है। एसआईपी जो पोर्टफोलियोज है ना वो डिक्लाइन कर चुके हैं, यानी कम हो चुके हैं, यानी अगर पहले 30 लोग एसआईपी करवा रहे थे तो अभी 28 लोग एसआईपी करवा रहे, काफ़ी लोगों ने एसआईपी करना बंद कर दिया है, ये यहाँ पे इंडिकेशन है। और इसमें आप देखोगे ना तो जो भी इसके बिजनेस सेगमेंट है, जो 3 बिजनेस सेगमेंट है, हर बिजनेस सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिली इनके मार्जिन के अंदर। इंटरनेशनल सॉल्यूशन बिजनेस ये गिर चुका है, 1.5% के साथ में इसका मार्जिन टूटा है। साथ में आप देख सकते हैं डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, इसका भी मार्जिन टूट चुका है 0.80 या 88% के साथ में, और यहाँ पे बेसिस पॉइंट 431 मेंशन कर रखे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस भी मतलब टूट चुका है, इसका कमज़ोर हो चुका है मार्जिन्स के वे में अगर हम बोले तो। एसआईपी लाइव पोर्टफोलियोज की बात करें तो वो डिक्लाइन कर चुके हैं 18% के साथ में, प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा नंबर है। 4.34 करोड़ एसआईपी पोर्टफोलियो थे, यानी लोग या जो भी एसआईपी फोलियोज होते हैं वो थे, ये कम हो चुके हैं 3.5 करोड़ तक। तो काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में इसने भी अपने
नंबर्स के साथ में अपनी कमेंट्री को पेश किया है और इसके स्टॉक में भी आज के दिन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब देखो, जब मार्केट पीटने पाएगा ना, पिटाई करने पाएगा, तो कंपनीज के स्टॉक अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वही टाइम होता है एक असली इन्वेस्टर के जाने का मार्केट के अंदर, या फिर जो भी आप करना चाहे, बाइंग करने का हम बोल सकते हैं। तो कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि इसको खरीदो उसको बेचो, लेकिन हाँ, मार्केट का दोस्तों यही रूल है, जब मार्केट गिरेगा तो पसंद नहीं आएगा, स्टॉक टूटेगा, लगेगा कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारी जो रिसर्च है वो भी खराब है, हमने जो स्टॉक सिलेक्शन किया है वो भी खराब है। लेकिन जब मार्केट तेजी पकड़ेगा तो फिर रिग्रेट होता है कि यार ये स्टॉक हमारे पास में सही थे, हमने बेच दिए या फिर हमने और नहीं लिए। तो मार्केट की प्राइस को देखकर डिसीजन नहीं लेता है इन्वेस्टर, डिसीजन लेता है अपने पोर्टफोलियो को देखकर, अपनी कंपनीज की फाइनेंशियल जो भी स्थिति है उसको देखकर, अपना रिस्क मैनेजमेंट वो सही करने की कोशिश करता है। कुछ कंपनीज के स्टॉक उसको पसंद हो गए जो गिर रहे हैं उसमें वो देखता है। तो ये सब चीज़ें की जाती है, मार्केट का रूल है दोस्तों, मार्केट गिरेगा ऊपर भी जाएगा, बट इस वजह से अपने पोर्टफोलियो को खाली करना, बेचना, खरीदना नहीं किया जाता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस पे आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।